Hello everyone, welcome to your YouTube channel English for All by Shekhar Khara। पिछले वीडियो में हमने देखा था एमपीएससी राज्य सेवा मेंस का इंग्लिश पेपर, जिसका पार्ट वन मैंने कवर किया था। लगभग 14 या 15 क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू ऑफ राज्य सेवा मेंस इंग्लिश। अब इसमें भी हम 15-16 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं पार्ट थ्री लेके आऊंगा। तो जिन्होंने भी पार्ट वन इस वीडियो का देखा नहीं है, या जो भी पार्ट टू ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच दी अदर वीडियो, जिसमें मैंने पहले 15 क्वेश्चंस के मतलब डील किए या सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो उसको पहले देखना, फिर ये देखना, और फिर आगे आने वाला थर्ड वीडियो देखना, सो दैट आपके तीनों वीडियोस में पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाए, ठीक है जी। So, without wasting any further time, let's dive into today's first question, and it is question number 65। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये था क्वेश्चन नंबर 64 जो हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। चलो जी, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। चलो जी, तो पहला क्या कह रहा है? ही सेल्डम और नेवर ड्रिंक्स। ओके जी, ही सेल्डम और नेवर ड्रिंक्स। अब सेल्डम और नेवर ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट नेवर, मतलब ऑलमोस्ट नेवर। तो दिस फ्रेज इज करेक्ट। ऑलमोस्ट सेल्डम और नेवर मतलब कभी भी नहीं पीता, ठीक है ना। इट्स अ फ्रेज टू से कि इट इज नेवर, नेवर एवर ऑल्सो वी कैन से। So he seldom or never drinks. This phrase is correct. Statement one is correct. He walked more and more quickly than I expected. He walked more and more quickly. Now this is also a correct expression of showing the degree. अब ये degrees of adjectives से आता। more and more quickly than I expected मतलब यहाँ पर walking speed जो है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका walking speed जो है, walking speed बढ़ रहा था, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि द प्राइजेस ऑफ मोबाइल फोन आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। तो ये मोर एंड मोर मतलब क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है जो दो बार यूज की है। सो इसका इस्तेमाल तभी होता है व्हेन देयर इज सम इंक्रीज और देयर इज सम डिक्रीज, ठीक है। इट कैन गो आइदर वे, इट कैन गो अप आल्सो, इट कैन डाउन आल्सो, इट कैन गो डाउन आल्सो। So second statement is also correct. The comparative degree has been correctly used. Third one, I never remember having told you so. I never, okay, remember having told you so. This also is correct, not an issue. He was too happy to see me. He was too happy to see me. Now, too is a negative में हम क्या? I am too tired to do this work. I am too excited to do this work is also correct. He was too happy to see me. यहाँ पर he was very happy. No, no, no. ये जो inverted commas आ रहा है, this is changing the meaning. This is taking into a negative connotation. Hence, statement D is wrong. He was too happy to see me is wrong. It should have been, there should have been no punctuation marks. यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर ये और ये, this should not be the, this shouldn't have been there. अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होते, दिस स्टेटमेंट वुड हैव आल्सो बीन करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए, बी एंड सी, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। सो हम देखते हैं ए बी डी। अब डी, अब एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। डी इज रॉन्ग तो ऑप्शन थ्री कट गया, डी इज रॉन्ग तो ऑप्शन सेकंड भी कट गया, एंड ऑप्शन फोर भी कट गया। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारे पास एमपीएससी ने कोई ऑप्शन दिया नहीं है वैसे, तो वील गो विद ऑप्शन नंबर वन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 66, सेकंड फॉर द डे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब चार वर्ड्स यहां पर हमें दिए: लिटर, लिटर, पेट्रोल एंड पेट्रोल। अब लिटर का मतलब क्या होता है? लिटर का मतलब होता है वेस्ट। इसका मतलब होता है वेस्ट। दिस इज मेजरमेंट, ठीक है ना। दिस इज मेजरमेंट, 1000 ml इज लिटर। पेट्रोल मतलब क्या? द पुलिस आर पेट्रोलिंग, मतलब दे आर सर्वेइंग और दे आर डूइंग सर्वेलेंस, और वी कैन से दे आर what we can say, surveillance will be good, or they are doing, they're checking, you know, when the police is checking the area, or they are just going through the area, they are एक नजर रखते हैं ना, वैसे हम कहते हैं ना, तो वो हम कहते हैं it is they are patrolling।
एंड पेट्रोल इज व्हाट? इट इज अ प्रोडक्ट, इट्स क्रूड ऑयल से निकलता है। तो दिस इज ऑयल, क्रूड ऑयल से जो निकलता है दैट इज पेट्रोल। ठीक है ना? तो मीनिंग पता चल गया। नाउ इट इज गोइंग टू बी an इजी गेम। अबाउट 2% ऑफ फास्ट फूड पैकेजिंग एंड्स अप एज, 2% फास्ट फूड पैकेजिंग एंड्स अप एज क्या? एंड्स अप एज वेस्ट, दैट इज लिटर। तो इस वाले ब्लैंक में आएगा आपका लिटर। आई एम अ बिट लो ऑन व्हाट? आई एम अ बिट लो ऑन व्हाट? इट हैज टू बी पेट्रोल। आई एम अ बिट लो ऑन पेट्रोल मतलब जब गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहां पर यूज कर सकते हैं कि दूर नहीं जा सकते बिकॉज आई एम लो ऑन पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल कम है। गार्ड्स पेट्रोल, PATROL मतलब ये वाला। ठीक है ना? एंड द टैक्स इंक्रीज विल ऐड 4 पैसा टू अ लीटर, LITRE लीटर मतलब ये मेजरमेंट वाला। मतलब क्या होगा? फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सेकंड में आएगा आपका पेट्रोल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। थर्ड में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना? और फोर्थ में आएगा आपका ऑप्शन नंबर, लीटर कहाँ पर है, 2। तो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 1432। सो 1432। आंसर आंसर इज आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आई होप आपको ये आया होगा। जिनको भी वोकैबलरी मतलब लिटर और पेट्रोल, अब लिटर तो ये जो सेकंड ऑप्शन है LITRE, जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल भरवाना है, तो ये सभी को पता होता है, और ये वाला पेट्रोल भी सभी को पता होता है। ठीक है ना? जिन जिन को ये पेट्रोल पेट्रोल और लिटर LITTER का मतलब पता होगा, इनका इनको ये क्वेश्चन आसानी से ये सॉल्व होगा। जिनको भी वोकैबलरी इंक्रीज करनी है, प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियोस दैट आई हैव मेड ऑन वोकैबलरी। सो वोकैबलरी मैंने रूट वर्ड से भी बनाई हुई है और द हिंदू एडिटोरियल से भी बनाई हुई है। सो यू कैन गो एंड वॉच बोथ द सीरीज। देखते वक्त आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो फायदा ही करके देगा। ठीक है? तो जस्ट गो एंड चेक आउट both the series or videos from both the series. Now let's move ahead with question number 67. अब यहां पर हमें करना क्या है? आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है ना? इनकरेक्ट सेंटेंसेस को ढूंढना है दोस्तों। इट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट सेंटेंस, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है अभी। ठीक है। आई सॉ अ गुड फिल्म यस्टरडे। आई सॉ अ गुड फिल्म यस्टरडे। ना यस्टरडे क्या है? यस्टरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उसके साथ आई सॉ, दैट इज सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है ना? एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसके साथ यूज हुआ है व्हाट? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ओके, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव। नाउ ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसको मैं 2 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। इफ आई हैड अ कार थिंग्स वुड बी फाइन। इफ आई हैड अ कार, सो दिस इज सिंपल। If I had a car, okay, simple past, things would be fine. Okay, so this is comes from conditional. This statement is absolutely correct. Okay, he read the Bible every day. He read the Bible every day. Now every day again is every day मतलब क्या? ये क्या दिखा रहा है कि it is a regular habit. It is a regular thing that he is doing. Regular thing है, रोज पढ़ता है ना? तो रोज पढ़ता है, it's a regular thing. तो ऐसे समय पे we need to use simple present. हमें कौन सा टेंस यूज करना है? हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर यूज करना होता तो ही रीड नहीं होता, इट शुड हैव बीन ही रीड्स, ऐसा होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वी हैव ऑप्शन ओनली बी एंड डी। यस, वी डू हैव द ऑप्शन बी एंड डी। लेकिन पहले मुझे आपको यहां पर समझाना है कि यहां पर गलती क्या है सेकंड स्टेटमेंट में। इफ आई सॉरी, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव। अब यहां पर दो ऑप्शन है। कौन से दो? दो ऑप्शन है, दो इवेंट्स है। कौन से दो इवेंट है? एक है ट्रेन चले जाने का, और दूसरा है मैं पहुंचने वाला, मैं पहुंचने का। तो देर आर टू इवेंट्स। ठीक है ना? तो पहली इवेंट कौन सी है? ट्रेन चले जाने की। तो द स्टेटमेंट शुड हैव बीन, तो पहली इवेंट जो है वो पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। सो इट शुड हैव बीन द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, बिफोर आई अराइव, बिफोर आई अराइव। ठीक है।
अब वहां पे एक मिनट रुको, बिफोर आई अराइव, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, द ट्रेन लेफ्ट। देखो अगर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव, ये इनफॉर्मली इट इज करेक्ट, बट अगर हमें फॉर्मल इंग्लिश को फॉलो करना है तो इट हैज टू बी, फर्स्ट इवेंट हैज टू बी इन पास्ट परफेक्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था हैड प्लस V3, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन बिफोर आई अराइव सिंपल पास्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर बी और डी गलत है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पोस्ट करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर ओ क्वेश्चन नंबर 68, दैट इसमें क्या कहा है कि चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलना है। ठीक है जी। चेंज शकुंतल इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतल इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। ठीक है, द इज द बेस्ट ड्रामा, तो यहाँ पर क्या यूज किया, यहाँ पर यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलो जी। अब देखते हैं कि इसका चेंज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। ओके, वेरी फ्यू ड्रामाज आर एज गुड एज शकुंतल इन संस्कृत। ओके, वेरी गुड ड्रामाज आर, sorry, very few dramas are as good as Shakuntal in Sanskrit. Okay, fine. No other drama in Sanskrit are as good as Shakuntal. No other drama in Sanskrit is चाहिए था यहाँ पर, is as good as, तो ये गलत है। Shakuntal is better than any other drama in Sanskrit. Uh, Shakuntal is better than any other. अब is the best drama, is the best drama मतलब ये सबसे बेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री दिया। So Shakuntal is better than any other drama. Okay, fine. शकुंतल इज बेटर देन मेनी अदर ड्रामाज। अब मैनी नहीं आएगा बिकॉज इट इज द बेस्ट ड्रामा। ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट है तो इसलिए मैनी नहीं आएगा। मैनी अदर ड्रामाज मतलब क्या, बहुत सारे ड्रामाज से अच्छा है लेकिन इट इज स्टिल नॉट द बेस्ट। तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो रहा है, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, सो वेरी वेरी फ्यू ड्रामाज आर एज गुड एज शकुंतल, एंड शकुंतल इज बेटर देन, वेरी फ्यू ड्रामाज आर एज गुड एज शकुंतल इन। अब ये करेक्ट है, तो वी हैव ऑप्शन ए एज करेक्ट एंड ऑप्शन सी एज करेक्ट। ठीक है ना, सॉरी, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी आर करेक्ट। बट ऑप्शंस में अगर देखोगे तो ए एंड बी आ रहा है, तो बी तो गलत है, तो ए वन, ऑप्शन वन हट गया। अगेन बी आया है, गलत। डी भी देखा हमने, गलत है, तो ऑप्शन हमारे पास सही वाला ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज ओनली सी। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखना स्टेटमेंट ए, ये जो है, ठीक है ना जी, ये जो है ये सही है और ये भी सही है। तो अपने नोट्स में दोनों को मार्क करके रखना कि ऐसा इसका कन्वर्जन हो सकता है। एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, हाउ टू चेंज डिग्रीज। ये एडजेक्टिव से आता है, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इस टॉपिक से आता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं लेके आऊंगा इसका। ठीक है ना, लेकिन आपके नोट्स में अभी के लिए ये करेक्ट आंसर भी नोट डाउन करना, और द करेक्ट स्टेटमेंट भी। करेक्ट आंसर इज दिस ओनली सी। Now let's move on to the next question, that is question number 69. Choose the correct indirect speech sentence from the following sentences. So the magician said to the boy, make haste and give me the lamp. So the magician or the magician said to the boy, make haste and give me the lamp. Now this is an imperative sentence. ठीक है ना, ये एक imperative sentence है ये। मतलब मैजिशियन ने लड़के को क्या कहा कि भाई जल्दी कर और मुझे लैम्प दे दे। सो इट इज मोर लाइक अ ऑर्डर। ठीक है ना, तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वहां पर हमें टोल्ड, कमांडेड या अर्ज्ड ऐसा कुछ तो चाहिए। तो वी हैव टोल्ड, वी हैव कमांडेड एंड वी हैव अर्ज्ड, तो तीनों है ऑप्शंस में। चलो जी देखते हैं, फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है इसमें से। सो द मजिशियन टोल्ड द बॉय टू मेक हेस्ट एंड गेव मी द लैम्प, एंड गेव मी द लैम्प। अब यहाँ पर मजिशियन टोल्ड द बॉय, अब इनडायरेक्ट में जाना है ना, तो मजिशियन टोल्ड द बॉय,
टू मेक हिस, अभी यहां तक तो ठीक है, टू मेक हिस एंड गेव मी द लैम्प नहीं, एंड टू गिव मी होना चाहिए था, तो यहाँ पर इधर दिक्कत हो रही है। ये जो गेव यूज किया है यहाँ पर एरर हो रही है, तो दिस इज रॉन्ग। द मैजिशियन कमांडेड, करेक्ट, द बॉय टू मेक हेस्ट एंड टू गिव हिम द लैम्प। ठीक है, दिस कैन बी करेक्ट, बट स्टिल हम बाकी दो भी ऑप्शंस चेक करेंगे। द मैजिशियन urged द बॉय टू मेक हेस्ट एंड गेव हिम द लैम्प, gave him the lamp is wrong. This is wrong. Gave again correct, incorrect use of verb. So third is also wrong. The magician to the boy making haste and giving me the lamp. अब pronoun भी गलत है. The magician to the no reporting verb. अब यहाँ पर reporting verb चाहिए था. Reporting verb is missing. ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब इज मिसिंग, तो बहुत बहुत गलतियां है। ये तो पहले एलिमिनेट होना चाहिए था। मैजिशियन टू द बॉय मेकिंग हेस्ट एंड गिविंग मी, वर्ब का गलत, इसमें तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत है भाई। सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन टू। ठीक है, मैंने मतलब आई ऑलरेडी न्यू दैट द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने सारे ऑप्शंस को एक बार चेक किया था। आपने भी एग्जाम में वही करना है, ओवर कॉन्फिडेंट बनना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता भी है तो आप स्टार मार्क या उधर कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखना। ठीक है ना, और देन चेक दी अदर ऑप्शंस आल्सो, ताकि क्या है ना कि समटाइम्स वी आल्सो मेक हेस्ट एंड देन एंड अप लूजिंग मार्क्स। घाई करायची नाहीये, मार्क मार्क घालवायचे नाहीये। ठीक है, चलो जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ओ, हमें करना क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइंड फ्रेज क्या है? ग्लिटर है यहाँ पर। ठीक है, ग्लिटर, टू मास्टर्स एंड इनटू द एयर। हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेट। अच्छा, अंडरलाइंड फ्रेज, ठीक है। अब फ्रेज का मैं आपको फंडा बताता हूँ एकदम शॉर्ट में। फ्रेज का जनरली क्या होता है? पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड देखना आप कौन सा होता है फ्रेज में। फर्स्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपने देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। जनरली जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वही आपका फ्रेज होता है। फ्रेज उसी के नाम पे होती है मतलब। सो द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, सो ग्लिटर इन द सनशाइन। अब ग्लिटर क्या है? ग्लिटर, अब यहां से होता है ना ग्लिटर, ग्लिटर्स। सो ग्लिटर क्या है? ग्लिटर क्या है? ग्लिटर इज अ वर्ब। No man can two serve. No man can serve two masters. Now, two is an adjective, but this is two master. This is an object. So this is a noun phrase. ठीक है ना, ये क्या बन गई आपकी? This becomes a noun phrase. ठीक है ना, two masters. I shoot an arrow into the air. Into, अब into क्या है भाई? Into मेरे भाई it is, और मेरे भाइयों it is preposition. preposition. So we have a verb phrase. तो हमारे आसान काम हो गया। We have a verb phrase. है क्या हमारा verb phrase? Okay, verb phrase, verb phrase, verb phrase. So तीन ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं, सेकंड इज नाउन फ्रेज। सो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है ये, गलत। देन यहाँ पर भी इट इज व्हाट? वर्ब फ्रेज, prepositional phrase, PP, wrong. So we have verb phrase, noun phrase, and preposition phrase. Verb phrase, noun phrase, and preposition phrase. Statement for option one is the correct answer. ठीक है, इस फंडे को याद रखना, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। इस फंडे को याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसको याद रखना। ठीक है जी, चलो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है ये? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ब्लैंक फिल करनी है, और हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया। ठीक है, धीरू भाई अंबानी वॉज डैश, ओके। बिमल राय वॉज डैश फिल्म मेकर। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम डैश डेंजर। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? मैग्नेट, एमिनेंट एंड इमिनेंट, ओके। सो वी हैव मैग्नेट, इमिनेंट, सॉरी एमिनेंट एंड इमिनेंट। मैग्नेट, अब मैग्नेट म्हणजे ये होता है आपका वो वाला मैग्नेट, ठीक है ना, विच अट्रॅक्ट्स सम मटेरियल, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला लो, त्याला आपण लोहचुंबक म्हणतो मराठीमध्ये। ठीक है, सो मैग्नेट यहाँ पर गलत हो रहा है। एमिनेंट, वॉज एन एमिनेंट नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए?
यहाँ पर वी नीड a noun. We don't need an adjective because was आया है धीरूभाई अंबानी subject verb. We need an object which is also a noun. ठीक है ना? So धीरूभाई अंबानी was a magnate. Was a magnate. Magnate मतलब famous person के type. Bimal Roy was dash eminent. Was an eminent. यहाँ पर आएगा an eminent filmmaker. And I was saved from imminent and imminent danger. इमिनेंट डेंजर। ठीक है ना? अब मैं आपको इसके मीनिंग, इमिनेंट मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, समथिंग दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, और समथिंग दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, गोइंग टू हैपन। ओके। एमिनेंट मतलब क्या? रिनाउंड, रिनाउंड फिल्म मेकर। तो पहले मैग्नेट का बता देता हूँ आपको। मैग्नेट का मतलब होता है वॉज अ फेमस पर्सन। ठीक है ना? और एमिनेंट का भी मतलब लगभग लगभग वही है, रिनाउंड। ठीक है ना? रिनाउंड फिल्म मेकर। लेकिन मैग्नेट इज यूज्ड एज नाउन, और यहाँ पर फिल्म मेकर देखो, फिल्म मेकर इज अ नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव, एंड एमिनेंट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है। तो पहले में आएगा मैग्नेट, तो ये रहा मैग्नेट, फिर एमिनेंट एंड देन इमिनेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। ये बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट। ठीक है जी। आई होप समझा होगा आपको ये। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 72। The story centers on the tempestuous relationship between a father and his three daughters. Okay. Tempestuous मतलब something that is stormy. Tempestuous का अर्थ का है stormy, मतलब उसका मतलब क्या है? Stormy, or something that is not calm, something that is conflict, conflicting also we can say, conflicting, not peaceful, something that is not peaceful। ठीक है ना? तो टेम्पेस्चुअस का हमें क्या चाहिए? टेम्पेस्चुअस का हमें चाहिए एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट वाला वर्ड। तो स्टॉर्मी लाइवली तो नहीं होगा। ठीक है ना? लाइवली विल नॉट बी द एंटोनिम। तो ये हो गया। एक्साइटिंग, नो, अगेन नॉट, इररेलेवेंट है ये। फ्रेंजीड इज अ सिनोनिम। फ्रेंजीड क्या है? टेम्पेस्चुअस का सिनोनिम है। ठीक है ना? इट्स इक्वल टू टेम्पेस्चुअस, सो इट इज नॉट। Frenzied matlab something that is stormy or something that is conflicting. So this is synonym of tempestuous. Placid, yes. Placid का मतलब होता है something that is peaceful, something that is peaceful or something that is calm. Oh, calm. Something that is calm. जो शांत असतो, जो शांत होता है उसको हम कहते हैं placid. ठीक है ना? So it is calm. So calm is against, or it is the opposite of, or it goes again opposite direction of stormy, conflicting. So it is more towards peace and calm. So this will be our correct answer. This will be the antonym to tempestuous. Hence option 4 is the correct answer. ठीक है जी। आई होप आपको समझा होगा। lively मतलब something that is happy or something that is engaging. Exciting and lively are synonyms, but they are not relevant to the word tempestuous. ठीक है? चलो, again I would urge you guys to go and watch my other videos which deal with vocabulary. Some of the videos are made based on the root words, and some of them have been directly made from the Hindu editorial. आप दोनों देखना, दोनों में से आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स और उनके अलग अलग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है? चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73 नाउ। 73 में करना क्या है? वी हैव टू मैच द पेयर्स नाउ। अब मैच द पेयर्स में क्या है? हमें कॉलम वन में वी हैव बीन गिवन द वर्ड्स, एंड कॉलम टू हैज वी हैव द meanings of these words. So we have deterioration. Deterioration मतलब क्या?
किसी चीज, कोई कोई भी चीज हो, वो जब खराब होने लगती है तो वी से दैट इट इज डिटेरियोरेटिंग। हिपोक्रेसी मतलब क्या कि बोलना एक करना एक, ठीक है ना। नोटोरियस इज समथिंग दैट इज बैड, एंड डिफॉर्मेशन है किसी की रेपुटेशन खराब करना, ठीक है ना। सो वेरी इजी, जिनको भी वोकैबलरी सही होगी उनको फट से आ जाएगा। तो ये मतलब दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं। डिटीरियरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ गोइंग वर्स, यस। सो ए विल जॉइन टू थ्री, ए विल जॉइन टू थ्री, सो वी हैव ए विल जॉइन टू थ्री। सो दो ऑप्शन तो कट गए हमारे, ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर। अब देखो, जिनको भी सारे वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होगा, एक दो का पता होगा, तो आप ऐसे मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है ना। ए कहाँ जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है तीन को जाके, तो ए दो को नहीं जुड़ेगा, चार को नहीं जुड़ेगा, दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। अभी बचते हैं सिर्फ दो ही ऑप्शन, तो आपका जवाब सही होने की प्रोबेबिलिटी नाउ इट इज 50%। ठीक है। हिपोक्रेसी, जैसे मैंने हिपोक्रेसी बोला कि हिपोक्रेसी कहता है कि मतलब कहना एक और बिल्कुल उसका अपोजिट करना, कंसीलमेंट ऑफ ट्रू बिलीफ, मतलब अपने जो ट्रू बिलीफ जैसे हम बताते हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि किसी के बारे में बुरा कहना इज, ये अच्छी बात नहीं, और दूसरे मोमेंट पे ही मैं जाके किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम बीइंग हिपोक्रिट। ठीक है। तो हिपोक्रेसी इज व्हाट? कंसीलमेंट ऑफ ट्रू बिलीफ। सो सेकंड जो है वो जाके जुड़ेगा फोर से, तो अब देखना, सेकंड जो है फोर से जाके जुड़ रहा है, तो अगेन दोनों ऑप्शंस आर ओपन। अब नोटोरियस मैंने आपको क्या बोला था? नोटोरियस मतलब समथिंग दैट इज बैड, ठीक है ना। मतलब ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, इफ आई से ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल मतलब ही इज अ डेंजरस, इज अ बैड, समथिंग विच हैज अ बैड ऑरा विद इट। तो यहाँ पर दिया हैविंग एन एविल रेपुटेशन। तो सी जो है वो टू से जाके जुड़ेगा, तो सी टू से जाके जुड़ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी हम चेक करेंगे लास्ट ऑप्शन को। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है नथिंग बट रिमार्क्स डन टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन खराब करना इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। ही वॉज द मोस्ट डैश कंपोजर ऑफ हिज टाइम। अब हमें क्या करना है? यूज करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन। अब इन्वेंट का एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो इन्वेंट मतलब क्या? जो चीज हम तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो कंपोजर दिया है, तो वी नीड, अब इसको जब आई वी ई लगाएंगे तो ये बन जाएगा इसका इन्वेंटिव कंपोजर, ठीक है ना। इन्वेंट, अब ऑप्शन से देखो चार, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। इन्वेंटर क्या होता है? ही इज द इन्वेंटर, मतलब ये नाउन हो गया आपका। इन्वेंशन अगेन इज अ नाउन। Invent something, now it can act as a noun, or it will act as a verb, or in some cases it can act as noun also, but it is definitely not an adjective. The adjective will be only one, that is inventive. So four will be your answer. यहाँ पर blank में आएगा inventive. ठीक है। So question number 74 is done. Let's move on to the next question. Identify the correct sentence or sentences. Identify the correct sentence or sentences. चलो। He was confident as well as hopeful. He was confident as well as hopeful. सही तो लग रहा है। Work hard lest you should fail. अब lest एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है ना। Lest इज मॉडल ऑक्सिलरी, जिसका मतलब होता है अदरवाइज, इसका मतलब होता है अदरवाइज। और लेस्ट जब भी आपके स्टेटमेंट में आएगा, कोई भी सेंटेंस में आएगा लेस्ट, ठीक है ना, तो लेस्ट विल बी फॉलोड बाय, अब इसका मीनिंग हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सेकंड में, लेस्ट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय मॉडल ऑक्सिलरी शुड, ठीक है ना। ठीक, लेस्ट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय मॉडल ऑक्सिलरी शुड। लेस्ट एक वर्ड है जिसका मीनिंग, इट इज नॉट, मैंने गलती से कहा कि लेस्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी। लेस्ट इज नॉट अ मॉडल ऑक्सिलरी, लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। और लेस्ट जब भी आपके स्टेटमेंट में आएगा उसको फॉलो करेगा मॉडल ऑक्सिलरी शुड। तो लेस्ट के बाद शुड है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होगा? वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल,
ठीक है ना, तो लेस्ट और शुड इन ये जोड़ियों में ही आता है, ध्यान में रखना, यहाँ होना चाहिए आपके। सो सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो इज करेक्ट। वी विल ट्राई एंड फाइंड हिम। ओके, वी विल ट्राई एंड फाइंड हिम। अब यहाँ पर वी विल ट्राई एंड फाइंड हिम, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, अब यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है। अब आते हैं डी पे। आई हैंडेड हिम माई वैल्यूएबल्स बिकॉज आई माइट लूज देम। आई हैंडेड हिम माई वैल्यूएबल्स बिकॉज आई माइट लूज देम। एरर यहाँ पर है, लूज का मतलब होता है इस वाले LOOSE, ठीक है ना, LOOSE, लूज का मतलब होता है नॉट टाइट, समथिंग दैट इज नॉट टाइट। अगर कोई चीज हमने बांधी है जो टाइट नहीं है, तो हम कहते हैं कि इट इज नॉट टाइड और इट इज टाइड लूजली। ठीक है ना, हलक्या अलगद असं काहीतरी बांधलंय, ठीक है ना, कि हल्की गाठ मारली आपण असं म्हणतो ना, तो दैट इज लूज। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, आई माइट लूज देम का मतलब होता है कि मैं उसको खो दूंगा, तो यहाँ पर स्पेलिंग होना चाहिए था LOAC। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एरर है, तो डी इज रॉन्ग। सो डी इज रॉन्ग, सो ऑप्शन 4 गया आपका। ठीक है ना, अब ऑप्शन में आपके पास बचा क्या है, ए एंड बी बचा हुआ है। बी, ए एंड बी बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ऑप्शन 1 तो आपके इसमें आना चाहिए। वी विल ट्राई एंड फाइंड हिम। हाँ, अब यहाँ पर हमें एंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड क्या करता है, एंड दो एक जैसे चीजों को ज्वाइन करेगा। वी विल ट्राई एंड फाइंड हिम की जगह पर होना चाहिए था वी विल ट्राई टू फाइंड हिम। विल ट्राई टू फाइंड हिम, यहाँ पर एंड की जगह पर होना चाहिए था टू, वी विल ट्राई टू फाइंड हिम। तो सी भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। He has a very bad habit of talking irrelevantly. He has a very bad habit of talking irrelevantly. ठीक है, now we have what we have, the underlined phrase. Now choose the correct idiom for the underline. अच्छा, talking irrelevantly. Okay. So to burn one's boats, to burn candle at both ends, to bell the cat, or to beat about the bush. Okay. To Okay. To beat about the bush is going to be the correct answer over here. Talking irrelevantly का मतलब होता है, मतलब to beat about the bush का मतलब होता है when somebody talks irrelevant about something. That is talking irrelevant. To burn one's boat का मतलब होता है, to burn one's boat का मतलब होता है to end all the options or to eliminate all the options, all the options available. To burn candle at both ends, इसका एंड टू बेल द कैट, इन दोनों का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है ना, जो भी बताएगा उसको मैं करेक्ट मीनिंग बता दूंगा। ठीक है। टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है टू टॉक समथिंग दैट इज इररिलेवेंट, टू टॉक समथिंग इररिलेवेंट और अनइम्पोर्टेंट, और समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, टॉक समथिंग इररिलेवेंट। ठीक है, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, और इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके मीनिंग बताओगे, जो भी आपको लग रहा है मैं आपके उसके सही जवाब कमेंट्स में बता दूंगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 77। आइडेंटिफाई सेंटेंस और सेंटेंसेस विच आर नॉट सिंपल, विच आर नॉट सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, सिर्फ एक क्लॉज होगा उसमें। ठीक है ना, इट विल हैव ओनली वन क्लॉज इन इट। ठीक है। हिज करेज वन हिम ऑनर, his courage his courage, okay, subject one, him honor. This is simple sentence, not simple sentence। अच्छा, the moon was bright and we could see our way, and आपके फैन बॉयज के कंजंक्शन में से है। फैन बॉयज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज फैन बॉयज कंजंक्शंस। ठीक है ना,
F फॉर होता है, थोड़ा आधा में बता दो, आधा कमेंट सेक्शन में बताना। फॉर, ए फॉर एंड, ठीक है ना। बाकी एन फॉर नॉर, ठीक है, चलो ये भी बता दिया। एंड बाकी बॉयज जो है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सो एंड है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दो क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। सो दिस इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, अब व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़, डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो बी और सी गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 में बी और सी दोनों है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर ऑप्शन। अच्छा, हमें क्या करना है, विच आर नॉट सिंपल सेंटेंसेस। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, विच आर नॉट सिंपल सेंटेंस हमें देखना है। तो ए तो सिंपल सेंटेंस है, तो वन ऑप्शन गया, थ्री ऑप्शन गया, और सेकंड ऑप्शन भी गया। सो बी सी डी, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। अब यहाँ पर ये भी तो सिंपल ही सेंटेंस है, नॉट सिंपल, मतलब ये कंपाउंड है। सी, दिस सम एरर हो गई यार। ऑप्शन बी, सेंटेंस बी जो है दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So these are not simple sentences. So B and C should be the answer. बट डी जो है, अब यहाँ पर ऑप्शन में बी सी और डी बोला गया, दे वुड नॉट अलाउ देम, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। दिस टेक्निकली इज अ सिंपल सेंटेंस, बट आई डोंट नो ऑप्शन, अब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो दिक्कत हुई है एमपीएससी से। बट अगर ऑप्शन में से देखो, एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो वन टू एंड थ्री, क्योंकि उसमें ए है, इसमें ए है, और इसमें भी ए है, एंड ए इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन कट रहा है, ए इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। ये क्या है, ए, ये सिंपल सेंटेंस है, एंड मेरे हिसाब से डी भी सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में से जाएंगे तो विल गो फॉर ऑप्शन 4। बट ऐसे क्वेश्चंस को मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को कि ऐसे थोड़े से डाइसी या थोड़े से वेग क्वेश्चन, या अगर, अब मुझे पता है कि दोनों सेंटेंसेस यहाँ पर ये है, तो मैं अगर आपकी जगह पर होता तो आई वुड हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन, स्किप करो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। या फिर आइदर, दो ऑप्शन है, आइदर स्किप करो क्वेश्चन को या फिर गो फॉर एन ऑप्शन, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करो, तो वन टू एंड थ्री वैसे भी कट रहा है, तो गो फॉर फोर्थ। दोनों में से एक ऑप्शन है, मैं अगर होता आपकी जगह पर तो आई वुड हैव स्किप्ड द क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर, ठीक है, एरर डिटेक्शन से आया। द नाइल इज वन ऑफ द फ्यू मेजर रिवर इन द वर्ल्ड फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ। द नाइल इज वन ऑफ द फ्यू मेजर, अब देखो ये जब एक्सप्रेशन आता है वन ऑफ द फ्यू, ये जब भी आता है तो आगे वाला, अब ये नाउन है ना, आगे वाला जो नाउन है इट शुड ऑलवेज बी प्लूरल, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता हूं मैं, जब भी ये एक्सप्रेशन आएगा वन ऑफ द फ्यू, ये जब भी एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद आने वाला जो नाउन है, ठीक है ना, उसके बाद आने वाला जो नाउन है, इट शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म, इट शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म। जस्ट होल्ड ऑन, इट शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल होना चाहिए। यहाँ रिवर है, रिवर यहाँ पर क्या है, रिवर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। इट शुड हैव बीन रिवर्स, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, इट शुड हैव बीन रिवर्स, दैट इज व्हाट वी नीड, अ प्लूरल। अभी यहाँ से ये एकदम परफेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। सो द नाइल इज, ये सही है, वन ऑफ द फ्यू मेजर, अब ये है,
रिवर की जगह क्या चाहिए था? वी वांट समथिंग लाइक रिवर्स। ठीक है। सो इसको पहले रखा था, कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 इज ऑप्शन 2। ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 79। Choose the correct meaning for the underlined. Choose the correct meaning for the underline. अब underline क्या किया है? Mathematics is my Achilles heel. Achilles heel मतलब क्या होता है? ये देखना है। He had been fiddling the accounts for years. Fiddling the accounts ये दूसरा underline word है। ठीक है, इन दोनों का हमें मीनिंग चाहिए। ओके फाइन। Achilles heel मतलब क्या होता है? Achilles heel मतलब something that is weak point. Now this comes from हिस्ट्री। अब अकीलीज करके एक वॉरियर था। जिन्होंने भी ट्रॉय मूवी देखी है उनको पता होगा, ब्रैड पिट ने उनका रोल प्ले किया है। अकीलीज का रोल प्ले किया है। तो अकीलीज का मतलब, दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट, दिस इज अ लेजेंड वी कैन से। तो अकीलीज को ऐसा वॉरियर कहा गया था कि जो वॉरियर वाज फ्लॉलेस, जिसके पास कोई भी फ्लॉ नहीं था। ही वाज व्हाट वी कैन से अनबीटेबल और इनविंसिबल। लेकिन उसका एक ही फ्लॉ था, उसकी हील। तो उसकी हील वाज वीक। तो ऐसे इसलिए वो स्टोरी से या फिर लेजेंड से बना है कि अकीलीस को बस एक ही दिक्कत थी, उसका जो हील है ना वो वीक था। तो नाउ दैट इज टेकन एज अ मेटाफर एंड दैट इज यूज्ड फॉर वीकनेस, और दैट इज यूज्ड फॉर वीक पॉइंट ऑफ एनीवन। ठीक है ना? जैसे कि जैसे अभी क्या बोले, मैथमेटिक्स, एक्चुअली में ये सेंटेंस मुझ पे लागू होता है, मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक है, सो आई कैन से मैथमेटिक्स इज माय अकीलीज हील और मैथमेटिक्स इज माय वीक पॉइंट। ठीक है ना? ही हैड बीन फिडलिंग द अकाउंट्स फॉर इयर्स। अब फिडलिंग, के दो तीन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो सकता है। यहाँ पर फिडलिंग का मतलब, मतलब होगा गफलाबाजी करना या चेंज करना। ठीक है ना? चेंज करना फॉर सम, व्हाट वी कैन से, फॉर सम रॉन्ग थिंग्स। ठीक है ना? चेंजिंग समथिंग फॉर रॉन्ग थिंग। तो फील्डिंग का यहाँ पर मीनिंग होगा चेंजिंग इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट गलत, क्रूशल पॉइंट गलत, वीक पॉइंट यस, मूड पॉइंट गलत। ठीक है ना? तो वीक पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर। वीक पॉइंट एंड चेंजिंग डिसऑनेस्टली। ठीक है ना? मैंने बोला था ना, चेंजिंग इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है। Now let's move on to the next question, question number 80. Identify the correct meaning for the underlined. अब underlined कौन सा है? Bad blood is underlined. ठीक है। Took a leaf out of Gandhi's book. Okay. Turned the tables. Okay. Okay जी. Fine. Okay, fine. It's very easy. जिनको भी ये पता होगा. There was bad blood. ओके, हिंदू के, मेरे द हिंदू के एडिटोरियल की वोकैबुलरी ना, उसको जाके जरूर देखना। अब ये बैड ब्लड और टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ या टर्न द टेबल्स, दीज आर ऑल idioms और phrases दैट कम अगेन एंड अगेन इन योर द हिंदू। तो हिंदू जिस जो पढ़ेगा उसके लिए वो बहुत आसान होगा। अब बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है झगड़ा और फाइट। बैड ब्लड का मतलब होता है फाइट। टूक अ लीफ आउट ऑफ गांधीज बुक मतलब क्या होता है? कॉपी करना, फॉलो करना। ठीक है ना? फॉलो करना या कॉपी, फॉलो करना वुड बी बेटर। टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स मतलब उल्टा। टर्न द टेबल मतलब टेबल को उल्टा नहीं करना है, मतलब पोजीशन को उल्टा करना है। जो भी सिचुएशन होगी ना, रिवर्सिंग द सिचुएशन, रिवर्सिंग द सिचुएशन, रिवर्सिंग द सिचुएशन। सो टू टू लीफ आउट ऑफ गांधीज बुक इज फॉलो करना, टर्न द टेबल रिवर्सिंग द सिचुएशन। अब बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? फाइट, और इट कैन, फाइट इन द सेंस मतलब ये कोल्ड फाइट की तरह होता है ना, मतलब किसी के बारे में थोड़ा मन में अच्छा नहीं रखना। तो इल फीलिंग भी इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो सकता है। ठीक है ना? सो लेट्स से हेट्रेड है क्या बैड ब्लड? हेट्रेड, कॉपीड, इग्नोर्ड। अब कॉपी आ सकता है आपका। ठीक है ना? अब इसका मतलब फॉलो या कुछ कुछ इसमें
कॉपी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इग्नोर टर्न द टेबल्स इग्नोर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट वन ऑप्शन इज रॉन्ग। राइवलरी टोर और changed again is wrong, tore again is wrong, rivalry also is wrong, second option is wrong. Fight, yes, fight can be one. Follow, yes, it can also be one option, but moved is not correct, hence third option also is incorrect. Ill feeling, correct. Imitated, okay, imitated का मतलब क्या होता है? Imitate करना मतलब क्या? फॉलो करना या कॉपी करना, इसका मतलब भी वही होता है, इमिटेट करना। सो इल फीलिंग पहले इसमें सही बैठेगा। टुक अ लीफ आउट ऑफ गांधीज बुक, इमिटेट करना, ये भी सही बैठ रहा है। एंड टर्न द टेबल्स रिवर्सिंग द पोजिशन, मैंने रिवर्सिंग द सिचुएशन बोला था, यहाँ पर पोजिशन है, एक ही बात है। सो ओनली ऑप्शन फोर इज फिटिंग इन टू द कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज फिटिंग अप्रोप्रिएटली, एकदम सटीक तरीके से यहाँ पर फिट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई हैव अगेन कवर्ड like 14-15 questions in this video also. अब बाकी के 20 भी करूंगा तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 3 लेके आऊंगा सेम इसी पेपर का। ठीक है, सो जस्ट गो एंड वॉच दीज दिस वीडियो एंड द फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 ऑल्सो अगेन, ताकि आपके लगभग कितने 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके कवर हो जाए। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मतलब अगले टाइम पे अगला जो वीडियो होगा वो आएगा आपके पार्ट 3 पे, तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच।